आज हम यूरोप के प्रमुख राजनयिक ऑटोमान बिस्मार्क के बारे में बात करेंगे, जिनके निर्देशन में जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था। इसका श्रेय इन्हें दिया जाता है, हालांकि इसके पीछे अन्य तत्व भी उत्तरदायी थे। सन 1870 में नेपोलियन थर्ड अपनी सेना के साथ प्रशा पर आक्रमण करने के लिए गया। सीडान नाम के स्थान पर एक युद्ध हुआ, जिसे हम 1870 के सीडान युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में नेपोलियन थर्ड अपने 83,000 सैनिकों के साथ गिरफ्तार हुआ और कहा जाता है कि सीडान के युद्ध में फ्रांस की पराजय और प्रशा की विजय के साथ ही जर्मनी का यूनिफिकेशन पूर्ण हुआ। वास्तव में जर्मनी 39 प्रांतों का एक संघ था, जिसके यूनिफिकेशन का श्रेय प्रशा को जाता है और इस समय प्रशा के चांसलर थे ऑटो वान बिस्मार्क। प्रशा के सम्राट विलियम प्रथम थे और दोनों के प्रयासों से जर्मनी एकीकृत हुआ था। 1871 से लेकर 1890 तक बिस्मार्क का प्रभाव यूरोप की राजनीति में इतना ज्यादा रहा कि इस युग को यूरोपियन हिस्ट्री में बिस्मार्क के युग के नाम से जाना जाता है। हम यहाँ पर इस बात की चर्चा करना चाहेंगे कि बिस्मार्क की होम पॉलिसी क्या थी, बिस्मार्क की गृह नीति क्या थी। जब बिस्मार्क ने जर्मनी का यूनिफिकेशन किया, तब उसके सामने कई समस्याएं थीं। जैसे इसके पहले अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार के कानून व्यवस्था थी, अलग अलग प्रकार की बैंकिंग प्रणाली थी, अलग अलग प्रकार के व्यापार और वाणिज्य की व्यवस्था थी। इन सबको व्यवस्थित करना सबसे पहली चुनौती बिस्मार्क के समक्ष रही। बिस्मार्क पहले प्रशा का चांसलर रहा और यूनिफिकेशन के बाद उसे जर्मनी का चांसलर बनाया गया। उसने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। सबसे पहला कदम उसने यह उठाया कि पूरे जर्मनी में एकीकृत कानून प्रणाली हो। इसके लिए भिन्न भिन्न कानूनों को समाप्त करके एक एकीकृत प्रणाली को लागू करना। उसने सैन्य सेवा को अनिवार्य कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 4 लाख सैनिक जर्मनी को प्राप्त हो गए। उसने केंद्रीय बैंक को स्थापित किया और जर्मनी की मुद्रा मार्क उसने निर्धारित की। रेल, डाक, तार, यातायात, व्यापार वाणिज्य व्यवस्था के विकास के लिए उसने तत्कालीन समय में कुछ उल्लेखनीय कदम उठाए। इसके पश्चात उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी नवीन संविधान के निर्माण की। एक संघीय संविधान जिसमें सम्राट के अधिकार, चांसलर के अधिकार, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इन सब के बारे में विस्तृत ब्यौरा प्रदान किया गया था। जर्मनी में सम्राट की शक्तियां क्या होंगी, चांसलर की शक्तियां क्या होंगी, इसका निर्धारण भी इस नवीन संविधान में किया गया था। सभी प्रमुख पदों पर नियुक्ति का अधिकार सम्राट को दिया गया और चांसलर के पद को भी महत्वपूर्ण बनाया गया, क्योंकि खुद बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर था। 2 सदन की व्यवस्था की गई। एक उच्च सदन साम्राज्य परिषद था, जिसमें 98 मेंबर हुआ करते थे और ये सभी नॉमिनेटेड होते थे, जिसमें प्रशा के सदस्यों की संख्या 17 थी और 14 लोगों को यह पावर दिया गया था कि अगर किसी प्रस्ताव का, किसी विधेयक का 14 मेंबर विरोध करेंगे तो वह प्रस्ताव पास नहीं होगा। यानी इसने साम्राज्य परिषद में भी प्रशा की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया।
दूसरा सदन निम्न सदन था, जिसे लोकसभा कहा जाता था। इसके सदस्यों की संख्या 397 थी और इसके सदस्यों का चुनाव वयस्क मतदान प्रणाली, वयस्क मताधिकार के द्वारा जो मतदान प्रणाली होती है उसके द्वारा किया जाता था। कोई भी विधेयक पहले निम्न सदन में पेश किया जाता था और बाद में वह उच्च सदन में आता था, और अगर उच्च सदन में विधेयक पास नहीं हुआ तो वह कानून नहीं बन सकता था। उसने एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, लेकिन जिस तरह हम अपने देश में देखते हैं कानून की व्याख्या का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, वैसा जर्मनी में नहीं था। वैसा वहां पर कानून की व्याख्या का अधिकार कोर्ट को नहीं था, बल्कि सरकार अधिक शक्तिशाली बनाया गया था। तो इस तरह जर्मनी में एक नवीन व्यवस्था को स्थापित बिस्मार्क के द्वारा अपने शासन काल के आरंभिक दिनों में किया गया। बिस्मार्क की होम पॉलिसी में एक कुल्टूर कैंप का जिक्र होता है। वास्तव में यह कुल्टूर कैंप क्या था, तो इसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि जर्मनी में रोमन कैथोलिक चर्च दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होता जा रहा था और वह पूर्व की भांति धार्मिक क्षेत्र में भी और राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहता था। लेकिन बिस्मार्क, जिसने जर्मनी की यूनिफिकेशन में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, वह यह नहीं चाहता था कि जर्मनी में रोमन कैथोलिक चर्च धार्मिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाए। इसलिए बिस्मार्क आरंभ से ही रोमन कैथोलिक चर्च के विरुद्ध था। 1871 के चुनाव में 62 कैथोलिक सदस्य चुनकर आए, जिन्होंने कालांतर में बिस्मार्क का विरोध किया। इसलिए बिस्मार्क कैथोलिक लोगों को राष्ट्र विरोधी मानता था, क्योंकि सीडान वार 1870 में रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप के द्वारा फ्रांस के विजय की कामना की गई थी। वह चाहता था कि चर्च का अधिकार धार्मिक क्षेत्र है, न कि राजनीतिक क्षेत्र है, इसलिए वह चर्च का विरोधी था। 1870 में पोप के द्वारा एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसे त्रुटिहीनता का सिद्धांत कहा जाता है, लेकिन इसका कुछ विरोध भी हुआ और जर्मनी में इसका मुखर विरोध म्यूनिक विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर डॉलिंजर कर रहे थे। लेकिन उन दिनों ऐसा कहा जाता था, पोप का विरोध करना एक बहुत बड़ी बात थी। जब प्रोफेसर डॉलिंजर पोप का विरोध करने लगे, अन्य लोग भी करने लगे, तब उन लोगों को पोप धर्म से बहिष्कृत करने लगे। इन लोगों ने बिस्मार्क से सुरक्षा मांगी और बिस्मार्क ने इन लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तत्कालीन एजुकेशन मिनिस्टर हॉक के परामर्श से एक कानून बनाया, जिसे जर्मनी के इतिहास में हॉक कानून या मई कानून के नाम से जाना जाता है। इस कानून के माध्यम से रोमन कैथोलिक ब्यूरो को समाप्त किया गया। प्राइमरी स्कूल पर पहले चर्च का नियंत्रण हुआ करता था, वह नियंत्रण समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि पादरी सहित जितने भी धार्मिक अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति का अधिकार राज्य को होगा, न कि चर्च को होगा, और ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा जो जर्मन यूनिवर्सिटी में पढ़े हों या उसके स्नातक रहे हों। स्कूल में धार्मिक शिक्षा को बैन किया गया और इसकी निगरानी के लिए इंस्पेक्टर यानी निरीक्षक की भी नियुक्ति की गई। यह भी कहा गया कि अगर चर्च में धार्मिक भाषण दिया जाता है तो धार्मिक भाषण के अतिरिक्त राजनीतिक भाषण दिया जाता है तो वह दंडनीय अपराध होगा। पोप का अधिकार भी उसने छीन लिया और इस तरह उसने पोप
पोप के साथ एक संघर्ष की शुरुआत की। उसने यह भी कहा, आई विल नॉट गो टू केनोसा आइदर इन बॉडी और इन स्पिरिट। मैं केनोसा नहीं जाऊंगा, न तन से और न मन से। केनोसा का जिक्र इसलिए होता है क्योंकि सन 1077 में यानी 11वीं सदी में फ्रांस के शासक थे हेनरी चतुर्थ। उनका भी पोप के साथ विवाद हुआ और अंत में पोप के निवास स्थान केनोसा में जाकर उनसे उन्होंने माफी मांग ली। लेकिन बिस्मार्क ने कहा, मैं केनोसा नहीं जाऊंगा, न तन से और न मन से। यानी वह पोप के साथ आर और पार की लड़ाई लड़ना चाहता था। लेकिन पोप और बिस्मार्क के बीच जिस प्रकार से संघर्ष हो रहा था, उस संघर्ष का लाभ तत्कालीन समय में समाजवादी लोगों ने उठाना शुरू किया। क्योंकि हम लोग जानते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ये जो समाजवादी आंदोलन था, ये बहुत बढ़ चढ़कर आगे बढ़ा था। बिस्मार्क ने अपने दो शत्रुओं के बारे में विश्लेषण किया कि एक तरफ पोप है और एक तरफ समाजवादी हैं, इसलिए उसके लिए ज्यादा खतरनाक समाजवादी हैं न कि पोप। दूसरी ओर हमें पाते हैं कि 1878 में पोप पायस नवम की मृत्यु हो गई थी और उसके स्थान पर पोप लियो 13वां उस पद पे काबिज थे, पोप थे और वे उदार प्रवृत्ति के थे। इसलिए बिस्मार्क ने 1880 में उनके साथ एक समझौता करना उचित समझा और उन्होंने फॉक कानून को वापस ले लिया। प्रत्युत्तर में पोप ने बिस्मार्क को ऑर्डर ऑफ द क्राइस्ट की उपाधि से नवाजा। इस तरह आलोचक कहते हैं कि बिस्मार्क एक चक्करदार रास्ते से अंततः केनोसा की ओर गया। अब बिस्मार्क के सामने दूसरी समस्या थी कि वे समाजवादियों के प्रति किस प्रकार की नीति अपनाए। औद्योगिक क्रांति में हमने देखा कि पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच कई अवसरों पर संघर्ष की स्थिति हमें दिखलाई पड़ी। बिस्मार्क ने समाजवादियों का दमन जितना ज्यादा करना चाहा, उतना अधिक वे दिन प्रतिदिन ताकतवर होने लगे। 1875 में जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया था और इसके 14 मेंबर 1877 के इलेक्शन में चुनकर आया था। ये समाजवादी लोग चाहते थे कि जर्मनी में प्रजातांत्रिक व्यवस्था लागू हो, जबकि बिस्मार्क जर्मनी में एक तंत्रीय व्यवस्था को लागू करना चाहता था। इसलिए वह चाहता था कि समाजवादियों पर नियंत्रण करना आवश्यक है। उसने समाजवादियों को नियंत्रित करने के लिए राज्य समाजवाद की अवधारणा का पालन किया और इसके तहत उसने श्रमिकों को अपना समर्थक बनाने का प्रयास किया। मजदूरों के हित में अनेक योजनाएं उसने संचालित की, जिसमें बीमारी बीमा, दुर्घटना बीमा या अपाहिज होने पर उन्हें क्षतिपूर्ति प्रदान करने की व्यवस्था। जिस प्रकार कारखाना अधिनियम में जिन बातों का उल्लेख किया गया है, उन बातों का समावेश बिस्मार्क ने किया। सप्ताह में एक दिन का अवकाश हो, मजदूर के काम के घंटे निर्धारित हो, इन बातों को उसने जर्मनी में लागू करने का प्रयास किया और ऐसा लगा कि बिस्मार्क वास्तव में मजदूरों का संरक्षक हो गया। लेकिन मजदूर अंदर ही अंदर समाजवादी दल से जुड़े रहे। भले ही बिस्मार्क ने मजदूरों के हित में कई योजनाओं को संचालित किया। इसके अलावा बिस्मार्क ने औद्योगिक संरक्षण की नीति का भी पालन किया। इसके पहले जब जर्मनी में अलग अलग प्रांत हुआ करते थे, अलग अलग शासन व्यवस्था थी, अलग अलग कानून व्यवस्था थी, उस समय ऑस्ट्रिया के निर्देशों का पालन अधिकांश प्रांत किया करते थे। लेकिन बिस्मार्क ने एक राष्ट्रीय नीति बनाकर वहां के किसानों को
शोषण से बचाने के लिए एक पॉलिसी अपनाई कि जो बाहर के सामान यहाँ पे आ रहे हैं, बाहर के अनाज यहाँ पे आ रहे हैं, उससे यहाँ का किसान हतोत्साहित हो रहा है। इसलिए उसने आयात कर को बढ़ाकर पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन की नीति का अवलंबन किया। जहां तक उपनिवेश बनाने की बात है, आरंभ में बिस्मार्क ने कहा कि जर्मनी एक संतुष्ट राष्ट्र है, उसको उपनिवेश बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिस्मार्क ये जानता था कि अगर वह उपनिवेश बनाने में इन्वॉल्व होगा तो उसके रिलेशन इंग्लैंड के साथ बिगड़ सकते हैं, और वह यह नहीं चाहता था कि जर्मनी के रिलेशन इंग्लैंड के साथ बिगड़े। इसीलिए वह कहा करता था कि इंग्लैंड जल चुका है और जर्मनी थल चुका है। लेकिन बाद के दिनों में जब यूरोप में ऐसा माना जाने लगा कि उपनिवेश बनाना गौरव की बात है, तब इसने संयम रखते हुए कुछ उपनिवेश दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में, टोगोलैंड में, कैमरून में, मार्शल द्वीप समूह में, पूर्वी अफ्रीका, न्यू गायना, इन क्षेत्रों में बनाया। लेकिन इस बात का ध्यान रखा कि इंग्लैंड नाराज ना हो। इस तरह 1871 से लेकर 1890 तक इसने अपनी होम पॉलिसी को संचालित किया और जर्मनी में इसने एक नए युग का सूत्रपात किया। इसकी दूसरी कड़ी में हम लोग बात करेंगे बिस्मार्क की फॉरेन पॉलिसी के बारे में। थैंक यू वेरी मच।